ये सराहनीय है। वर्तमान सरकार ने आमजन को गड्ढा मुक्त सड़कें उपलब्ध कराईं। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों में उत्तर प्रदेश की पहचान गड्ढा युक्त सड़क हो गई थी। प्रदेश सरकार ने सुशासन की व्यवस्था स्थापित की है, जिसका परिणाम है कि प्रत्येक जिला और तहसील मुख्यालयों को 4 लेन से जोड़ा गया है। गांवों में बेहतर कनेक्टिविटी दी जा रही है, जिससे आम व्यक्ति का जीवन सुगम हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज पूरा विश्व वैश्विक महामारी कोविड-19 से जूझ रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश इन परिस्थितियों में भी विकास के कार्यों को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। चौबीस करोड़ जनता की भावनाओं के अनुरूप अच्छी सड़कों के निर्माण के सपने को लोक निर्माण विभाग पूरी प्रतिबद्धता के साथ जन भावनाओं के अनुरूप साकार कर रहा है। आज 2250 करोड़ रुपए की लागत से विश्व बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक की सहायता से, यानी जो लोन हम लोगों ने वहां से लिया है उसकी मदद से लोकार्पित होने वाली और शिलान्यास किए जाने वाली इन परियोजनाओं को एक साथ हम लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रदेशवासियों को समर्पित कर रहे हैं। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव सूचना और गृह अवनीश अवस्थी ने प्रेस वार्ता में बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि स्वच्छता और सैनिटाइजेशन के द्वारा न केवल कोविड-19 को अपितु संचारी रोगों को भी काफ़ी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। शनिवार और रविवार की साप्ताहिक बंदी इसी कार्रवाई का हिस्सा है। इस दौरान मेडिकल स्क्रीनिंग, सर्विलेंस टीम और एम्बुलेंस सेवा को सक्रिय रखते हुए बीमारी में मृत्यु दर को नियंत्रित किया जा सकता है। अपर मुख्य सचिव सूचना और गृह ने बताया कि कोविड-19 के प्रसार को नियंत्रित करने में सर्विलेंस कार्य की भूमिका पर बल देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सर्विलेंस टीम की सक्रियता से कोरोना के संक्रमण को रोका जा सकता है। कोविड-19 से बचाव के लिए लोगों को निरंतर जागरूक किया जाए। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि मास्क के अनिवार्य उपयोग और सोशल डिस्टेंसिंग के पूर्ण पालन के लिए जागरूकता का कार्य पूरी गति से संचालित किया जाए। अवनीश अवस्थी ने बताया कि मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ नियंत्रण के संबंध में पूरी सतर्कता बरती जाए, तटबंध आदि का मरम्मत कार्य प्राथमिकता के साथ पूरा किया जाए और बाढ़ राहत शिविर समय से तैयार कर लिए जाएं। कोविड-19 की बैठक के संदर्भ में उन्होंने संचारी रोगों को भी नियंत्रित करने पर विशेष चर्चा की। उन्होंने कहा स्वच्छता और सैनिटाइजेशन एक निरंतर प्रक्रिया है और इस मौसम में विशेष रूप से उस पर ध्यान देना होगा। उन्होंने कई जनपदों की स्वच्छता की और कूड़ा निस्तारण की समीक्षा करते हुए ये भी निर्देश दिया कि जिन जनपदों में काम नहीं हुआ है वहाँ नोडल ऑफिसर्स जाकर उसका तुरंत मॉनिटरिंग करके कार्रवाई सुनिश्चित करें। मेडिकल स्क्रीनिंग, सर्वेलेंस टीम, एम्बुलेंस सेवा को भी सक्रिय करते हुए जो भी कोविड की बीमारी से लोग ग्रसित हैं उनको अर्ली उनको डिटेक्ट करके ये कोशिश की जाए कि किसी भी रूप में मृत्यु ना हो और ऐसे लोगों का चिकित्सकीय सुधार हो सके। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा कि सर्वेलेंस टीम की सक्रियता अगर रहेगी तो डेथ रेट काफ़ी कम हो जाएगा और इस पर भी उन्होंने रिव्यू करके कई जनपदों का डिटेल लिया और कई जनपदों में जहां पर भी सुधार की आवश्यकता थी निर्देश भी दिए। उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कानपुर में हुई घटना और उससे संबंधित एनकाउंटर की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि विकास दुबे की अगुवाई में बदमाशों ने नुकीले हथियारों और बंदूकों का इस्तेमाल करते हुए 3 जुलाई को बिकरू गांव में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या की थी। सर्किल ऑफिसर देवेंद्र मिश्रा के शरीर पर 4 गोलियों के घाव थे। सभी गोलियां पॉइंट ब्लैंक रेंज से दागी गई थी। आरोपियों ने उनकी हथियार लूट लिए थे। इनमें एक AK-47 भी शामिल थी। एडीजी ने बताया कि आज भी शशिकांत नाम के गैंगस्टर को गिरफ्तार किया गया है। मुखबिर की सूचना पर वांछित अभियुक्त एवं 50,000 का इनामिया अभियुक्त शशिकांत रात्रि 2:50 बजे मेला तिराहा कस्बा चौबेपुर से गिरफ्तार किया गया।
विकास दुबे के घर से AK-47 राइफल जो लूटी गई थी, मैं 17 कारतूस व शशिकांत के घर से इंसास राइफल और उसके 20 अदद कारतूस बरामद किया गया है, जिस संबंध में अब अग्रिम कार्रवाई नियमानुसार की जा रही है। बलरामपुर में एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे सिंचाई मंत्री महेंद्र सिंह ने हवाई सर्वेक्षण करके जिले के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों तुलसीपुर, गैसड़ी और पचपेड़वा का निरीक्षण किया। उन्होंने जिले की लगभग आधी आबादी को बचाने वाले राप्ती नदी पर बने चरगहिया बांध के मरम्मत कार्य को देखा। मंत्री ने उपस्थित बाढ़खंड के अधिकारियों को जल्द पूर्ण कार्य करने और बंधे के उचित रखरखाव के निर्देश दिए। सिंचाई मंत्री ने कहा कि पिछली बारिश में क्षेत्र कटान से बहुत प्रभावित था और हमें खुशी है कि इस बार हम इस क्षेत्र को बचाने में सफल हुए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशन में पूरे प्रदेश में युद्ध स्तर पर बाढ़ से बचाव का काम चल रहा है और इस जिले के बहुत से गांवों को इस तटबंध की मरम्मत और निर्माण से हम लोग बचाने में सफल हुए हैं। सिंचाई मंत्री के दौरे में जिले के सभी विधायक और जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। अभी हमने बहराइच देखा है, श्रावस्ती पूरा देख करके आपके बलरामपुर में उपस्थित हूँ और मुझको ये कहते हुए खुशी हो रही कि यहाँ पर हम लोग जो बेलहा चरण गहिया बंधे पर हम लोग आप लोगों के साथ उपस्थित हैं और मुझको देख करके खुशी हो रही कि जो पिछली बार पूरा एरिया कटता चला जा रहा था, जिसमें ये सड़क भी बचा पाए हैं बेलहा और इसके लगे हुए सारे गाँव को बचा पाए हैं। लगभग 55-56 हज़ार पॉपुलेशन और इसके साथ बहुत सारे गांव, उनको सबको सुरक्षित करने में कामयाबी हासिल हुई है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन है, उनके नेतृत्व में ऐतिहासिक काम पूरे उत्तर प्रदेश में हुआ है। मथुरा में नगर निगम मथुरा वृंदावन द्वारा कराए जाने वाले 83 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा द्वारा ई लोकार्पण किया गया। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रेरणा से मथुरा जनपद में विकास के काम कराए जा रहे हैं। जनपद उनकी पहली प्राथमिकता में है। बहुत जल्द स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए भी 250 करोड़ रुपए आवंटित होने जा रहे हैं, जिससे विकास के काम कराए जाएंगे। ऊर्जा मंत्री ने नगर निगम द्वारा कराए गए कार्यों की सराहना करते हुए नगर निगम की पूरी टीम को बधाई दी। ऊर्जा मंत्री द्वारा लोकार्पित कार्यों में नगर निगम मथुरा वृंदावन द्वारा सड़क नाली निर्माण के 35 कार्य, सार्वजनिक शौचालय के 5 कार्य, मार्ग प्रकाश व्यवस्था के 5 कार्य, पेयजल व्यवस्था को सुदृढ़ करने के 3 कार्य, जिला नगरीय विकास अभिकरण डूडा द्वारा सड़क और नाली निर्माण के 30 कार्य तथा सीवरेज और ड्रेनेज इकाई जल निगम द्वारा जलापूर्ति के 3 कार्य शामिल हैं। ब्रज का संपूर्ण विकास, चौमुखी विकास का इच्छा लंबे समय से ब्रजवासियों की थी और अब धीरे धीरे वह कार्य जमीन पर दिखने लगा है। अब बांके बिहारी की कृपा से मथुरा के विकास के लिए सबसे पहले जैसे ही सरकार 2017 में बनी, सबसे पहले मथुरा नगर निगम का प्रस्ताव पारित कराया गया। ब्रज के विकास के लिए ब्रज विकास बोर्ड का गठन किया गया और मथुरा को स्मार्ट सिटी के अंदर शामिल कराया गया। उन कॉलोनियों में हर सड़क पक्की हो, उसकी शुरुआत हमने कर दी है। हर घर में स्वच्छ पीने का पानी पहुंचे, इसकी चिंता हम लोग कर रहे हैं। पहले चरण में लगभग 176 किलोमीटर की पानी की पाइपलाइन डाली जा रही है और कुल 950 किलोमीटर पानी की पाइपलाइन डाली जानी है और पहला चरण हमारा 2021 तक ये पहला चरण हमारा पूरा हो जाएगा। इसी के तहत हर घर से सीवर लाइन को कनेक्ट करने का काम भी है, उसमें भी लगभग 1000 किलोमीटर सीवर की लाइन भी डलनी है। हर गली में उजाला हो, स्ट्रीट लाइट व्यवस्थित हो, इसकी चिंता हमारी सरकार कर रही है और हम धन्यवाद देंगे अपने मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने 250 करोड़ स्मार्ट सिटी के तहत मथुरा वृंदावन को दिया है। ब्रज विकास बोर्ड के तहत लगातार पैसा हमारी सरकार मथुरा वृंदावन के विकास के लिए दे रही है। तो मथुरा का चौमुखी विकास
हमारी सरकार की प्राथमिकता में है, क्योंकि हमारा मथुरा वृंदावन खारे पानी की हमारे यहाँ बहुत ज्यादा बहुतायत है। हर घर में गंगा जल पहुंचे, उसका शुभारंभ हमारी सरकार के द्वारा कर दिया गया है। राजस्थान में राजनीतिक संकट अब भी बरकरार है। राजस्थान कांग्रेस विधायक दल की दूसरी बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। बैठक में शामिल न होने को लेकर कार्रवाई प्रस्ताव पारित किया गया है। कांग्रेस पार्टी ने बड़ा एक्शन लेते हुए सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष पद से और उप मुख्यमंत्री के पद से हटा दिया है। सचिन पायलट की जगह गोविंद सिंह डोटासरा को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। सचिन पायलट सहित 3 मंत्रियों को हटाया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात कर राजस्थान सरकार के इस फैसले की जानकारी दी। इस बीच सचिन पायलट ने कहा है कि सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं। कोरोना महामारी से ठीक होने वाले लोगों की संख्या भारत में लगातार बढ़ती जा रही है। देश में लोगों के कोरोना से ठीक होने की दर यानी रिकवरी रेट 63% हो गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक 5,71,459 लोग इस संक्रमण से अब तक ठीक हो चुके हैं। फिलहाल देश में 3,11,565 कोरोना के एक्टिव केस हैं, जबकि 23,727 लोगों की इससे मौत हुई है। देश में पिछले 24 घंटों में कुल 2,86,000 नमूनों की जांच हुई है। हर साल सावन के महीने में शिव भक्त अपने आराध्य भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तीर्थ नगरी हरिद्वार से कांवड़ लेकर आते हैं, लेकिन इस साल कोरोना संक्रमण के चलते सरकार ने कांवड़ यात्रा पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। ऐसे में शिव भक्तों के लिए इस बार डाकघरों के माध्यम से गंगोत्री का पवित्र गंगा जल उपलब्ध कराया जा रहा है। लोग डाकघरों में लाइन में लगकर गंगा जल प्राप्त कर भारत सरकार और डाक विभाग को शुक्रिया अदा कर रहे हैं। कुछ ऐसा ही हाल है मुरादाबाद मंडल के डाकघरों में, जहां लोगों की सुविधा को देखते हुए अतिरिक्त काउंटर लगाकर शिव भक्तों को गंगा जल मुहैया कराया जा रहा है। 250 मिलीलीटर गंगा जल की बोतल की कीमत भी मात्र 30 रुपये रखी गई है। अपने नज़दीकी डाकघर से गंगा जल खरीदने आने वाले श्रद्धालुओं का कहना है कि सरकार की ये बहुत अच्छी पहल है, जिसमें कोरोना संकट के दौर में भी घर पर ही गंगा जल उपलब्ध कराया जा रहा है। ये बहुत अच्छी पहल है डाक विभाग की। ऐसे में कोविड-19 चल रहा है और गंगा जल लेके आने में बहुत दिक्कतें होती हैं सिर्फ कांवड़ यात्रा में, इसलिए डाक विभाग की बहुत अच्छी पहल है और बहुत बढ़िया करा। कोई बहुत अच्छी बात है कोरोना के समय में और सावन के महीना है। इस समय सावन के महीने में हर शिव भक्त जो है हरिद्वार से ब्रजघाट से गंगा जल लेके आता था हर सोमवार को और मंदिरों पर चढ़ाता था। और कोरोना की वजह से सारे भक्त जो है नहीं जा पा रहे हैं, सब पूरी तरीके से पाबंदी है और उसी लिए सरकार ने डाकघर में फैसिलिटी अवेलेबल करा दी है कि गंगा जल वहाँ आपको मिलेगा, वहाँ से आप लेके और सोमवार के सोमवार आप मंदिरों में चढ़ा सकते हैं। जो भी आपकी आस्था है वो उसी हिसाब से पूरी भी होती है। तो बहुत ही बढ़िया है। अब सावन का लॉकडाउन के चलते हरिद्वार नहीं जा पा रहे लोग, कांवड़ से अपना गंगा जल डाक विभाग से ही लेते हैं और डाक विभाग से लेकर मंदिरों में जलाभिषेक करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। ये सरकार द्वारा बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है, क्योंकि इन दिनों में उत्तराखंड में हरिद्वार में जाने में पाबंदी है और वहाँ पर से जल लाने में परेशानी भी बहुत हो रही है। लेकिन सरकार ने जो डाक विभाग द्वारा गंगा जल उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है, तो शिव भक्तों को इस डाक विभाग से जल मिलता है। बहुत अच्छी व्यवस्था है और डाक विभाग से शिव भक्त जल लेकर मंदिरों में अभिषेक करते हैं, जल अभिषेक करते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। डाकघर के द्वारा गंगोत्री से पैक किया हुआ गंगा जल मुरादाबाद मंडल में 18 डाकघरों से बिक्री के लिए उपलब्ध है, जो 250 ml में है और उसकी कीमत 30 रुपये निर्धारित की गई है। जो भी गंगा जल लेने का इच्छुक है वो डाकघर में जाकर के गंगा जल ले सकता है। अगले माह पड़ने वाले रक्षाबंधन पर्व पर इस बार भारत में बनी राखियां चीन का गुरूर तोड़ेंगी। इसके लिए महिलाओं ने अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधने की तैयारी शुरू कर दी है। प्रयागराज में कार्यरत 200 से अधिक स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं ने इस अवसर को आत्मनिर्भर भारत अभियान का रूप दिया है।
समूहों के संचालन के लिए संबंधित विभागों ने भी इसके लिए कमर कस ली है और समूहों को राखी बनाने का लक्ष्य तय किया जाने लगा है। जिन्हें लक्ष्य दे दिए गए हैं उन समूहों ने धागे कपड़े खरीदकर ये काम शुरू कर दिया है। महिलाओं के हाथ की बनी राखियों की दुकानों पर आपूर्ति की तैयारी की गई है और बाजारों में भी स्वयं सहायता समूह के स्टॉल लगाए जाएंगे। प्रयागराज के बहरिया और करछना विकास खंड में इस समय राखी बनाने का काम जोरों पर चल रहा है। राखी बनाने के लिए महिलाओं ने बाकायदा प्रशिक्षण लिया है। इस काम में जुटी महिलाओं ने बताया कि समूह के माध्यम से हम राखी बना रहे हैं जिन्हें बाजार में हम बेचेंगे और इसी राखी से हम खुद भी त्यौहार मनाएंगे। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत शहर में करीब 500 और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत गांवों में 11,700 समूह सक्रिय हैं। बहरिया और करछना ब्लॉकों में करीब 200 समूहों की महिलाओं को राखी बनाने के लिए ट्रेनिंग भी दी गई है। इन महिलाओं के हाथ की बनी राखियां नमूने के तौर पर अन्य ब्लॉकों के समूहों को भी भेजी गई हैं ताकि दूसरे समूहों की महिलाएं भी उसी तरह से राखियां तैयार कर सकें। ग्रामीण समूहों की महिलाओं को करीब 5 लाख राखियां तैयार करने का लक्ष्य दिया गया है। हमें बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी है और हम सबको रोजगार मिल रहा है। सारी दीदियों को 4 पैसे मिलेंगे, उनके घर चलेंगे। समूह में जब से हम लोग जुड़े हैं तब से हम लोग चाह रहे थे कोई रोजगार आए। अब चाइनीज़ की जो राखियाँ नहीं आएंगी तो हम लोग अपने समूह से बनाएंगे और सब दीदी को रोजगार भी मिलेगा और सब सुरक्षित रहेंगे। सारी राखियाँ बिकेंगी भी अच्छे से। हम तो लोग डिजाइन की राखियाँ बनाएंगे। हम लोगों को रोजगार मिला है और जो फैसला हुआ है हमारे देश में, हमारे भारत में जो है चाइना की सभी चीज़ें जो है हटाई जाएंगी और जो है हम लोग अपने आप से रोजगार कर रहे हैं और राखी बना रहे हैं सर। तो हम लोगों को एक तरीके से रोजगार भी मिल रहा है और दूसरे तरीके से जो है चाइना का जो भी सामान आता था राखी वगैरह उसका हम लोग उससे दूरी भी बना रहे हैं। समूह में जुड़ के सर जो दीदी अपना रोजगार ये कर रही है राखी बनाने का, अभी प्रशिक्षण ले रही हैं, वो लोग मतलब कि अपने घर में 4 पैसे की आमदनी करेंगी। त्योहार पे पैसे की ज़रूरत सभी को होती है और हमारे दीदी हैं राखी बना के बेचेंगी तो कुछ 4 पैसे उनके घर में भी आएगा। आर्थिक स्थिति जो है वो भी कुछ सुधार आएगा उसमें। मास्क सिखाया उसको भी हम लोग बनाए, रोजगार की अच्छी खासी बैठ के लॉकडाउन में। और ये अब रक्षाबंधन आया है, इसको भी हम लोग बना रहे हैं और अपना आजीविका बढ़ा रहे हैं। देखिए, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से जो भी ऐसे कार्य हैं जिसमें उनका मदद करवाया जा सकता है उनको प्राथमिकता दे करवाया जा रहा है, जिससे कि ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार सृजन हो सके और बाहर से निर्भर ना रहते हुए हम अपने ही जनपद में उन सभी प्रोडक्ट्स का निर्माण किया जा सके। तो इसके अंतर्गत क्योंकि राखी का पर्व आ रहा है और इसमें राखियों की काफ़ी डिमांड रहती है, तो इसमें ये प्रयास किया जा रहा है कि स्वयं सहायता समूहों को इन्वॉल्व करके उन्हीं के माध्यम से राखी का निर्माण करवाया जाए, जिसके अंतर्गत अभी तक 200 महिलाएं इस कार्य में चिन्हित हो चुकी हैं और उनके द्वारा ये काम किया जा रहा है। हमारा प्रयास है कि हम हर ब्लॉक में ये काम करवाएं, जिससे कि सभी हमारे ब्लॉक में की सभी महिलाएं इससे अधिक से अधिक महिलाएं इससे जुड़ सकें। जनपद फतेहपुर के किसान बारिश के चलते धान की रोपाई का काम तेजी से कर रहे हैं। समय पर बरसात हो जाने से जहां किसानों को इस बार धान की अच्छी फसल होने की उम्मीद है, वहीं कोविड-19 के खतरे को देखते हुए किसान धान रोपाई के समय अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं और मास्क, गमछा आदि का प्रयोग भी कर रहे हैं। किसानों को उम्मीद है कि इस बार वो धान की अच्छी पैदावार करके अच्छा मुनाफा कमा पाएंगे। सरकार द्वारा किसानों को दी जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से जनपद के किसान लाभान्वित हो रहे हैं। किसान नीरज ने बताया कि समय पर हो रही बारिश से धान की फसल की रोपाई का काम तेजी से हो रहा है। सरकार द्वारा किसान हित में किसान सम्मान निधि के पैसे समय पर बैंक खातों में भेजे जाने से उन पैसों का उपयोग धान की फसल में लगाकर किसान खुश हैं और सरकार का धन्यवाद दे रहे हैं। समय से धान की रोपाई चालू है। पैसे की थोड़ी बहुत किल्लत थी तो मोदी जी, योगी जी ने 2000 रुपया जो दिए हैं किसान सम्मान निधि के माध्यम से उसको निकाल के हम लेबर लगा के अपने धान लगा रहे हैं। उम्मीद है कि बरसात बहुत अच्छी हुई है, हमारी फसल बहुत बढ़िया होगी, जिससे हमारी जो है पैसों की किल्लत कम हो जाएगी और हमारे धान की फसल अच्छी होने की वजह से हमारी जो मौलिक व्यवस्था है वो सुधर जाएगी। हम योगी जी और मोदी जी का बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने अपने सम्मान निधि के माध्यम से हम किसानों को बहुत ज़्यादा मदद पहुँचाई है। पानी बारिश हो चुकी है
अब हमारा बेड़ तैयार है, हम खेती का काम कर ही रही हैं। अब ये उम्मीद है कि हमारे खेती में अच्छी पैदावारी होना है। कोरोना की सिर्फ एक दवाई, 2 गज की दूरी, मास्क पहनना और साफ सफाई। गंगा घाटों पर गूंजे इस नारे के साथ गंगा संयोजक दल काशी की तरफ से चलाए गए इस कार्यक्रम में काफी संख्या में नाविक और पुरोहित इकट्ठा हुए। गंगा संयोजक दल ने नागरिकों के बीच वैश्विक महामारी से लड़ने और गंगा स्वच्छता का पाठ पढ़ाया और साथ ही उनके बीच मास्क का भी वितरण किया। कोरोना संक्रमण के खिलाफ आवाज बुलंद करने और एहतियात बरतने की अपील करते हुए वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर नमामि गंगे की टीम के माध्यम से संदेश दिया गया। संदेश में घाट पर रहने वाले नाविकों और पुरोहितों को बताया गया कि इस महामारी की सिर्फ एक ही दवा है, 2 गज की दूरी, मास्क पहनना और साफ सफाई। कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए नाविकों, पुरोहितों और पूजन सामग्री बेच रहे दुकानदारों के बीच मास्क वितरण किया गया। साथ ही गंगा और घाटों की सफाई के लिए लोगों से अपील कर जागरूकता अभियान भी चलाया गया। इस कोरोना नामक जो कि महामारी है, कोविड-19 भी कहते हैं, इसको दूर करने की एकमात्र दवा, सिर्फ एकमात्र दवा है 2 गज की दूरी, चेहरे पर मास्क और साफ सफाई बनाए रखना। सकल कलश भंगे। श्री गंगाष्टकम का पाठ कर गंगा से कोरोना के जड़ मूल से विनाश के लिए गुहार लगाई गई। संयोजक राजेश शुक्ला ने कहा कि गंगा और घाटों पर साफ सफाई रखने से हमें कोरोना जैसी कई बीमारियों से छुटकारा मिल सकता है। गंगा रूपी भारत की वैभवशाली संपदा का संरक्षण करना अनिवार्य ही नहीं बल्कि अपरिहार्य है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र की उन्नति के लिए हमें कोरोना से बचकर अपने परिवार की सुरक्षा भी करनी है। सबसे यह निवेदन किया जाता है कि हमको अपनी सुरक्षा रखनी है, हमको अपने परिवार का ख्याल रखना है। इसलिए यह मास्क का लगाना कितना भी जरूरी है, यह हमें जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि राष्ट्र की बात है, राष्ट्र को हमें निरंतर आगे बढ़ाना है। नमामि गंगे की टीम काफी समय से काशी के घाटों पर जागरूकता अभियान चला रही है। दल ने इस मुहिम में अब कोरोना को भी शामिल कर लिया है। दल का मानना है कि गंगा के घाटों से रोजी रोटी चला रहे नाविकों और पुरोहितों को जागरूक करना जरूरी है। यही नाविक और पुरोहित रोजाना यहाँ पहुँचने वाले श्रद्धालुओं को जागरूक करेंगे, तभी ये मिशन सफल होगा। धीरज कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, वाराणसी। दुनिया के कई हिस्सों में दिखाई देने वाला धूमकेतु न्यू वाइस आज से भारत में दिखाई देगा। धूमकेतु C 2020 F3, जिसे न्यू वाइस के नाम से भी जाना जाता है, भारत में 20 दिनों तक दिखाई देगा। आसमान में उत्तर पश्चिम दिशा की ओर ये धूमकेतु अगले 20 दिनों तक सूर्यास्त के बाद 20 मिनट तक दिखाई देगा। शाम के समय ये धूमकेतु आसमान में और ऊपर की ओर चढ़ेगा और लंबे समय तक दिखाई पड़ेगा। दूरबीन की मदद से इसे आसानी से देखा जा सकता है। दरअसल बेल्जियम में आज सुबह धूमकेतु न्यू वाइस को देखा गया। धूमकेतु के टाइम लैप्स वीडियो में उसे गैस और धूल के मलबे को पीछे छोड़ते हुए आसमान से गुजरते हुए देखा जा सकता है। अफ्रीका, ईरान और पाकिस्तान के रास्ते से भारत में दाखिल हुई टिड्डियों ने फसलों को जहां भारी नुकसान पहुंचाया है, वहीं लखनऊ पहुंची टिड्डियों ने CSIR सीमैप के रिसर्च फार्म पर भी हमला किया। टिड्डियों के हमले ने जहां आम फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया, तो वहीं सीमैप में लगे औषधीय पौधों को टिड्डियों ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। इसमें मेंथा, गिलोय, अश्वगंधा, सफ़ेद मूसली जैसे पौधे शामिल हैं। वैज्ञानिकों ने इस पर शोध भी शुरू कर दिया है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इन पौधों से ऐसे रसायन का निर्माण किया जा सकता है जो इको फ्रेंडली हों। सीमैप के निदेशक डॉक्टर प्रमोद कुमार ने कहा कि इस पर रिसर्च की जाएगी और जल्द ही टिड्डियों के विरुद्ध ऐसे नेचुरल रसायन का निर्माण किया जा सकता है जो टिड्डियों को बगैर फसलों को नुकसान किए समाप्त करेगा। हमारी जो मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट्स थे उनको तो हमारी टिड्डियों ने बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन जो पारंपरिक फसलें थी उनको उन्होंने बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाया था। इसके बारे में जब हमारे जो किसान जो सीमैप से जुड़े हुए हैं आसपास के एरिया में, उनसे जब हमने बात की तो उन्होंने भी इस चीज़ की पुष्टि की कि हाँ, उनके जो मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स लगे हुए थे उनको बहुत ही कम नुकसान हुआ है। इससे हम लोगों ने ये निष्कर्ष निकाला कि शायद ये जो टिड्डियों का दल होता है ये मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट को उतना नुकसान नहीं पहुंचाता है, शायद उसमें कुछ ऐसे गुण होंगे
जिसपे हाँ हमें, क्योंकि ये जो टिड्डियों का अटैक हुआ था ये करीब 25-26 साल के बाद हुआ था, तो हमें इसमें ज़रूर कुछ ऐसी चीज़ है जिस पे हमें अनुसंधान करना चाहिए, कोई रिसर्च करनी चाहिए और ये पता लगाना चाहिए कि इसमें कौन सी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो कि टिड्डियों या दूसरे हो सकता है कीड़ों के लिए भी नुकसान न पहुंचाने वाली क्षमता रखते हों। आईएससी कक्षा 12 और आईसीएसई कक्षा 10 बोर्ड परीक्षाओं में इस वर्ष 99% से लेकर 99.75% तक अंक प्राप्त कर टॉप करने वाले सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के 25 मेधावी छात्र छात्राओं को आज लखनऊ में सम्मानित किया गया। सीएमएस ने अपने होनहार बच्चों को 26 लाख रुपए का नगद पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया। इस अवसर पर 99.75% अंकों के साथ पूरे देश में टॉप करने वाले सीएमएस गोमती नगर के इंटरमीडिएट के छात्र सुमित कुमार त्रिपाठी को 2 लाख रुपए का नगद पुरस्कार प्रदान किया गया, जबकि शेष 24 छात्रों को 1-1 लाख रुपए के नगद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मेधावी छात्रों के माता पिता और शिक्षकों को भी सम्मानित किया गया। मार्क्स आए और मुझे बहुत अच्छा लगता था पढ़ना, और मेरे फ्रेंड्स ने, मेरी फैमिली ने और मेरे टीचर्स ने मेरी बहुत हेल्प की, और मेरे फ्रेंड्स ने मुझे कभी स्ट्रेस नहीं फील होने दिया, बहुत मेरी हेल्प करते थे वो। मेरी प्रिंसिपल ने भी बहुत ज़्यादा हेल्प की, मुझे बहुत इनकरेज किया। थैंक यू। मैंने एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाई अपने कोर्स कंप्लीट करने के लिए और रिवीजन के लिए भी, और हमेशा अपने प्लान को अपने सामने रखा ताकि मैं उसे देख के कंप्लीट करती रहूं, और टाइम टेबल एंड डेली रिवीजन ऑफ टॉपिक्स किया था, एंड क्वेश्चन पेपर सॉल्विंग, जो भी मेरे टीचर्स ने नोट्स दिए थे उनको रिवाइज करना, ये मेरी स्ट्रैटेजी थी। मेरा नाम अदीबा आदिल है। मेरे 12th क्लास में 99.25% आए, और मेरा कोई स्पेसिफिक टाइम टेबल नहीं था, बट सिर्फ एक ये था मोटो कि अगर हार्डवर्क करेंगे तो उसका मिलेगा फल। मेरे 99.2% मार्क्स थे। मैंने स्टार्टिंग से ही एक टाइम टेबल हर रोज़ के लिए बनाता था, मतलब साल भर का एक साथ नहीं था, हर रोज़ एक नया टाइम टेबल बनाता था। जितनी देर मन करता है उतनी देर पढ़ना चाहिए। मेरा एवरेज टाइम 5 से 6 घंटे रहा करता था, और मेरे टीचर्स ने, मेरी प्रिंसिपल ने, मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत सपोर्ट। सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा में लखनऊ के दिव्यांशी जैन ने 600 में से 600 मार्क्स हासिल किए हैं। दिव्यांशी जैन अब डीयू से बीए ऑनर्स करना चाहती हैं। हाई स्कूल में दिव्यांशी को 97.6% मार्क्स मिले थे। दिव्यांशी ने कहा है कि शुरुआत से ही तैयारी करनी चाहिए और परीक्षा का इंतजार नहीं करना चाहिए। दिव्यांशी के पेरेंट्स और टीचर्स ने कहा कि हमें उस पर गर्व है। लखनऊ के आरएलबी की छात्रा श्रेया श्रीवास्तव ने 97.8% और आस्था त्रिपाठी और समीर ने 97.4% अंक हासिल किए हैं। बुंदेलखंड के जनपद हमीरपुर में स्वास्थ्य विभाग ने आंगनवाड़ी, आशा और एएनएम के सहयोग से 348 टीमों का गठन कर शासन की मंशा के अनुरूप कोरोना से संक्रमित लोगों को ढूंढने के लिए डोर टू डोर अभियान चलाया है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा ये कार्य ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में किया जा रहा है। इस कार्य का प्रमुख उद्देश्य ऐसे लोगों के बारे में जानकारी एकत्रित करना है जो संचारी रोग या अन्य रोगों से पीड़ित हैं। प्रथम चरण में उनकी जांच करना है ताकि कोरोना संक्रमण को रोका जा सके। अभी तक 1,79,084 का जनपद हमीरपुर के घरों का चिन्हीकरण कर लिया गया है। जिले में सर्वे टीम के सदस्यों को प्रशिक्षण के उपरांत डोर टू डोर सर्वे के लिए भेजा जाता है। सर्वे टीम के शहर प्रभारी राजेंद्र कुमार बताते हैं कि हम प्रतिदिन 150 घरों को शहर मुख्यालय में सर्वे करा लेते हैं। घर के सदस्य अमित बताते हैं कि सर्वे टीम द्वारा दी जा रही जागरूकता से हम कोरोना जैसी वैश्विक महामारी की जंग को जीत सकते हैं। 5 तारीख से 15 तारीख के बीच में एक विशेष संचारी रोग अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें विशेष रूप से कोविड संबंधित जानकारी और कोविड से बचने के उपाय और कोविड के लक्षण युक्त मरीजों का चिन्हीकरण घर घर टीमें जाके कर रही हैं। उसमें हमारे जनपद में 348 टीमें बनाई गई हैं और एक टीम में 2 सदस्य होते हैं, और उसमें से आशा और आंगनवाड़ी इनके पास इनको ट्रेनिंग दी गई है और साथ ही इनको पल्स ऑक्सीजन। इसी के साथ समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
You know it's only a drill, and yet you train like it is the real thing. Because one day, at a second's notice, it will be. One day, you'll come together as an invincible team, and every second you save will be a life saved. The Indian Air Force is looking for an exceptional team, a team that is truly a cut above. Join the Indian Air Force to be a cut above.